Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel ISC एजुकेशन बाय ऋतुराज। और आज हम लोग इस बायोकेमिस्ट्री के व्याख्यान में मेटाबॉलिज्म पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा जो व्याख्यान होगा वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे होगा और आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली फोकस होगा ग्लाइकोलाइसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सभी रिएक्शन जो कि बॉडी में चल रही हैं वो सभी रिएक्शन को अगर हम लोग कलेक्टिवली बोलें तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका दो टाइप का है। पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा जो है वो है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप के आपके रिएक्शन हैं मेटाबॉलिज्म के। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कंप्लेक्स मॉलिक्यूल ये जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल में। और वहीं एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल आपके कन्वर्ट होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। अब ये कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्सोजीनस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या हो, एनर्जी का प्रोडक्शन हो। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो उसको एक्सोजीनस कहते हैं। और ये जो आपका एनाबॉलिज्म है ये बेसिकली जो है वो क्या है, एंडोजेनिक मेटाबॉलिज्म है। एक एंडोजेनिक मेटाबॉलिज्म है। एंडोजेनिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें क्या हो, एनर्जी का एसिमाइलेशन हो। ये जो कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आपका जो एनाबॉलिज्म है ये क्या है, एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। अब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे जिसमें हम बेसिकली आज के लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस पे फोकस करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है उससे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे ग्लूकोज मान लीजिए पौधों ने बनाया, तो पौधों ने जब ग्लूकोज बनाया तो उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। और उस डिग्रेडेशन से एटीपी निकलती है और ये एटीपी हमारे बॉडी के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं उसमें क्या होती है, यूज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, आपके साइटोप्लाज्म में, और वहां होता है ग्लाइकोलाइसिस। उससे क्या होता है, 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में और पहुंचता है क्रेब्स साइकिल में। और वहां कुल मिला जुला के हम लोगों को 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है
ये बेसिकली हमारे बॉडी में किन किन प्रोसेस के द्वारा होता है, इसको एक बार हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है, यहीं लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है। उसके बाद से क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है जो कि कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद से अगला जो हमारा ग्लूकोज जो है वो डिग्रेडेड होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। इससे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। अगला जो होता है वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। इसके द्वारा भी क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होता है और एनर्जी निकलती है। पांचवा जो प्रोसेस है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये पांचों प्रोसेस जो हैं, ये सभी प्रोसेस वो किससे रिलेटेड है, आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से कौन कौन रिलेटेड है प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम आगे बात करने वाले हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं जिसका जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, ये क्या है आज का, लाइसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले ग्लूकोज जो है सेल में ग्लू ट्रांसपोर्ट के द्वारा इंटर होता है और साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद से ये अब अगला प्रश्न ये आता है, कई बार हम सोचते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है या विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी होता है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है। अब देखिए अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो इससे बनता है आपका एसिटाइल को एंजाइम ए। और अगर एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो ये जो इससे बनता है अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। ये अल्कोहल जो बनता है, अल्कोहल के जो बनने की प्रोसेस है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं या इसको बेसिकली ग्लाइकोलाइटिक फर्मेंटेशन बोल सकते हैं। और ये जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब चलिए अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एमिटॉन, मेयरहॉफ और अर्नोस ने। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस का एक अनदर नेम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। एक बार और समझिए कि इस ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था एमेटॉन, मेयरहॉफ और पार्टनर्स ने, इनके नाम पे, इनका नाम है ईएमपी पाथवे। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये आपके 10 स्टेप में पूरा होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो 10 स्टेप में पूरा होता है।
10 स्टेप। जो पहला स्टेप होता है उसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है? फास्फोराइलेशन। सेकेंड स्टेप जो है इसका आइसोमराइजेशन। थर्ड स्टेप जो है वो है फास्फोराइलेशन सेकेंड। क्या है? फास्फोराइलेशन सेकेंड। इसको कर देते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप को फास्फोराइलेशन फर्स्ट। उसके बाद से जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका एल्डोल क्लीवेज। इसमें क्या होगा? एल्डोल एल्डोल क्लीवेज होगा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होंगे ब्रेक डाउन होंगे। फास्फोराइलेशन में क्या होगा? एटीपी या तो बनेगी या तो एटीपी यूज की जाएगी। आइसोमराइजेशन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो अपने अपने आइसोमर में कन्वर्ट होंगे। पांचवा स्टेप जो है ये भी किसका है? आइसोमराइजेशन का स्टेप है। चलिए इस स्टेप को हम लोग आइसोमराइजेशन सेकेंड बोल देते हैं। अब देखिए ये जो पांच स्टेप हैं, ये जो पांच स्टेप हैं, इन सभी स्टेप में एटीपी का यूज होता है। ठीक है, तो ये एटीपी यूज स्टेप या एटीपी कंजप्शन स्टेप या इन्वेस्टमेंट पाथवे कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट पाथवे कहलाते हैं। इसके बाद से आपका सिक्स जो स्टेप है वो क्या है? फास्फोराइलेशन विथ डिहाइड्रोजनेशन। फास्फोराइलेशन विथ डिहाइड्रोजनेशन। सेवंथ स्टेप जो है उसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस होता है। एट स्टेप जो है उसमें क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से जो आपका नाइन्थ स्टेप है इसमें क्या होता है कि आपका डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है। आपका 10th स्टेप जो है इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। ये जो लास्ट के 5 स्टेप हैं, ये जो स्टेप हैं ये एटीपी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इनको एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप बोला जाता है या इसको अर्निंग पाथवे बोला जाता है या इसी को बोला जाता है पी ऑफ स्टेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एटीपी प्रोडक्शन अर्निंग पाथवे या पी ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं? इन सब का स्टेप, इनके स्टेप को देखने वाला है। सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म में गया। एक बात और हम यहां बताना चाहेंगे जो कि मिस हो गया था, इसमें से फर्स्ट स्टेप ये वाला, थर्ड स्टेप ये वाला और आपका 10th स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड है, ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्स्ट, थर्ड और 10 स्टेप है वो यूनिडायरेक्शनल है और बाकी के जो रिमेनिंग स्टेप हैं वो क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुविक
एसिड में। तो अब हम बनाने वाले हैं इन 10 स्टेप से पायरुविक एसिड को। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, किसमें बदलेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम को मैं रेड कलर से लिखूंगा, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको कहेंगे ग्लूकोकाइनेज। जो भी फास्फोराइलेशन का स्टेप होता है उसमें काइनेज एंजाइम यूज होता है। उसके बाद से अब इसको बहुत ही चर्चित नेम में हम लोग क्या बोल देते हैं, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलेगा ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में। इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज होगा और ये एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो है वो किस रूप में काम करेगा, एक्टस एक्टिवेटर, इस रिएक्शन के एक्टिवेटर के रूप में काम करेगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से अगले स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या होगा कि आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा। और मैंने बोला था कि फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो हैं वही क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, बाकी सभी स्टेप क्या है, बाई डायरेक्शनल है। तो चलिए ये सेकेंड वाला स्टेप क्या होगा, बाई डायरेक्शनल नेचर होगा। ये जो है ये एल्डोलेज शुगर है और ये क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो कीटोज शुगर है, ठीक है। इन दोनों का आइसोमराइजेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला और ग्लूकोज 6 फास्फेट सेकेंड स्टेप में एंजाइम जो यहाँ पे लगेगा उसका नाम होगा फास्फो ग्लूको आइसोमरेज। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदला, इसको किस एंजाइम ने कन्वर्ट किया, आइसोमरेज, मतलब कि फास्फोग्लाइको ग्लूको आइसोमरेज ने कन्वर्ट किया। थर्ड स्टेप में ये थर्ड स्टेप जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और इस स्टेप में क्या होगा कि आपका फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में बदल जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो फास्फो फ्रक्टो काइनेज काम करेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा, फास्फो फ्रक्टो काइनेज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका फ्रक्टोज फास्फोकाइनेज में तीसरे और चौथे कार्बन में क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग एल्डोल क्लीवेज। तो देखिए ये इसका एल्डोल क्लीवेज हो गया और इससे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। पहला आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट या जिसको शॉर्ट में DISAP या कभी कभी DHAP बोल देते हैं। और तीसरा मॉलिक्यूल, दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग PGEL बोल देते हैं। अब देखिए ये दोनों अगले स्टेप में जो 5th स्टेप होगा वो आइसोमराइजेशन सेकेंड का होगा और यहाँ जो फ्रक्टोज से डाईहाइड्रोक्स
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहा है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा? एल्डोलिज की उपस्थिति में। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे एक एटीपी लगेगा और ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इनका क्या होगा, इन दोनों का आपस में आइसोमराइजेशन होता रहेगा और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा आइसोमराइजेशन के लिए, ये एंजाइम जो होगा फास्फोट्राइओ आइसोमरेज, फास्फोट्राइओ आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। अब ये PgAl है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहां से क्या होंगे कि दो दो मॉलिक्यूल बनने शुरू होंगे। अब आगे क्या होंगे, दो दो मॉलिक्यूल बनने शुरू होंगे। PgAl कन्वर्ट होगा 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे दो इनऑर्गेनिक फास्फेट लगेंगे और ये दो इनऑर्गेनिक फास्फेट के लगने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और ये NAD, ये इसको क्या करेगा, NADH2 में नाइट्रोजन एमाइड डेमिनेज हाइड्रोजनेज में कन्वर्ट कर देगा और यहां से दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये ETS में चला जाएगा NADH2 और एक मॉलिक्यूल NADH2 का ETS में एक मॉलिक्यूल 3 ATP का सिंथेसिस करेगा। अगर दो मॉलिक्यूल है तो कितने ATP बनेंगे? 6 ATP बन जाएंगे। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ पे एंजाइम जो वर्क करेगा वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये कौन सा स्टेप हुआ? फॉस्फोराइलेशन विद डिहाइड्रोजनेशन। ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में क्या किया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे में बदल दिया। यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब कि 2-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब ये डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक ADP मॉलिक्यूल लगा और फास्फेट लगा और यहाँ पे ATP बना, 2 ATP बनाए। ये 2 ATP इसी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एंजाइम काम किया उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। एंजाइम का नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये अगले स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज काम करेगा। फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम काम किया। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बदल जाएगा एंजाइम एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फॉस्फोइनोल
पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। अब इस फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पे एक एटीपी मॉलिक्यूल लगा प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा और इसने क्या किया, एटीपी का फॉर्मेशन किया। ये दो एटीपी जो होंगे वो क्या होंगे, नेट गेन होंगे। अब ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है ये आपका बदल गया पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड जो मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और मैंने बताया था कि 5th स्टेप के बाद सभी जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे वो दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब कि ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बन गया। अब इस पायरुविक एसिड का होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये पायरुविक एसिड जो है इसका क्या होता है, अगर ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये क्या होगा कि ये जो है वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाएगा, और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। मसल में अगर है तो ये लैक्टिक एसिड बनेगा, और या तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटे माइक्रोब्स वगैरह में है तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस ग्लाइकोलाइसिस का आउटपुट क्या रहा इसको जानते हैं, इनपुट आउटपुट को देखते हैं। तो हमने इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज किया, प्लस यहाँ पे 2 एटीपी लगे, प्लस 4 एडीपी लगे, प्लस 2 NAD लगा। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है ये किस में बदल गया, पायरुविक एसिड में। 2 एटीपी ये किस में बदल गया, उसके बाद से क्या मिला हमको 2 एडीपी प्लस ये 4 एडीपी किस में बदले, 4 एटीपी में। अब ये NADH2 किस में बदला था, NAD किस में बदला था, NADH2 में, NADH2 में। प्लस हमको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल वाटर के कौन से स्टेप में मिले थे, आपके 9th स्टेप में। उसके बाद से देखिए अब नेट गेन एटीपी की बात करेंगे हम, कितना नेट गेन हुआ। आप देख सकते हैं कि आपके जो एटीपी जो बन रहा है वो आपका 6th स्टेप में बन रहा है। जो NAD है ये क्या किया, NADH2 में कन्वर्ट हुआ, और एक NAD, दो मॉलिक्यूल अब 5th स्टेप के बाद बनने लगते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अगर ATS में जाता है तो ये कितने मॉलिक्यूल एटीपी बनाता है, 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब ये 2 हैं मॉलिक्यूल, तो ये एक दोनों मिलके 3 एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से NADH2 जो है वो हमको 6 एटीपी मॉलिक्यूल दे देगा। और इस पूरे प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे कि आपके 7th स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं जो कि यूज कर लिए जा रहे हैं इस प्रोसेस में, और आपके 10th स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये 10th स्टेप वाला जो एटीपी है वो क्या किया जाएगा, नेट गेन कर लिया जाएगा। 2 एटीपी यहाँ नेट गेन लिख दे रहा है। इस तरह से इस प्रोसेस में एक ग्लाइकोलाइसिस जब संपन्न होता है तो कुल ओवरऑल जो एटीपी मिलता है हमको वो कितना होता है, 8 एटीपी का नेट गेन होता है। ठीक है,
अगर ग्लाइकोलाइसिस को हम छोड़ दें तो कितने का नेट गेन होता है? 2 का। अगर हम ईटीएस को छोड़ दें तो 2 का, अगर हम ईटीएस और प्लस ग्लाइकोलाइसिस को ले लें तो 8 एटीपी का नेट गेन होता है। तो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर था ग्लाइकोलाइसिस पे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।